नमस्कार दोस्तों, कॉन्सेप्ट प्लस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में अपन बात करेंगे मेंडल के बारे में। जेनेटिक्स के बारे में अपन बात कर रहे थे, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य मैंने आपको बता दिए थे। अब अपन बात करते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स मेंडल के बारे में। ग्रेगर जोहन मेंडल, आनुवंशिकी के पिता भी कहते हैं दोस्तों इसे। इनका जन्म कब हुआ? 22 जुलाई 1822 को। जुलाई में सेशन शुरू होता है, तो जेनेटिक्स का ये टॉपिक 22 जुलाई को ही पढ़ाता हूँ मेंडल के बारे में, तो बच्चों को साल भर याद रहता है। 22 जुलाई 1822 को, 22 इधर भी 22 और बीच में 18। देश ऑस्ट्रिया, प्रांत हिजेंड्रोप और गांव सिलिशिया में मेंडल का जन्म हुआ। मेंडल ब्रून सिटी के अंदर एक मोनेस्ट्री थी, अगस्तियन मोनेस्ट्री, उसके अंदर पादरी था। मंदिर में जैसे पुजारी होते हैं, मस्जिद में मौलाना होते हैं, वैसे ही पादरी होते हैं चर्च के अंदर। तो मेंडल चर्च के अंदर पादरी था। मेंडल ने अपने प्रयोग मटर के पादप पर किए। गार्डन मटर, उद्यान मटर जिसको कहते हैं, और मटर का वैज्ञानिक नाम है पाइजम सैटाइवम। मटर का वैज्ञानिक नाम पाइजम सैटाइवम। मेंडल ने मटर पर प्रयोग कब किए? 1856 से 1857 के बीच। दोस्तों, 1857 में झांसी की रानी अंग्रेजों से लोहा ले रही थी। 1857 में ही लुईस पाश्चर किण्वन द्वारा अल्कोहल बना रहा था, और 1857 में ही मेंडल ने मटर के पादप पर अपने प्रयोग किए। 1857 से 1865 तक मेंडल ने मटर पर अपना रिसर्च जारी रखा। 1866 में मेंडल निष्कर्ष पर निकला। उसने अपने प्रयोगों के बाद कुछ निष्कर्ष निकाले। उन निष्कर्ष को उन्होंने कहाँ पब्लिश किया, ये देखिए। ब्रून सिटी के अंदर ही एक प्रकाशन था, नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून सिटी। उसकी पत्रिका थी नेचर फॉर स्कैंडरवेरियन। 1866 में इस पत्रिका में टाइटल या शीर्षक के रूप में एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, इस शीर्षक से मेंडल ने अपने प्रयोगों को पब्लिश किया। लेकिन मेंडल को कोई प्रसिद्धि नहीं मिली। 1866 में मेंडल के बारे में कोई नहीं जानता था। उन्होंने मटर पर बहुत अच्छे एक्सपेरिमेंट किए, आनुवंशिकता में नए आयाम स्थापित किए, लेकिन कोई प्रसिद्धि नहीं मिली। 1884 में किडनी से संबंधित एक डिजीज़ होती है, ब्राइट डिजीज़, इसकी वजह से मेंडल की मौत हो गई। दोस्तों, ये मेंडल के बारे में कुछ जानकारी थी। कब पैदा हुए, कहाँ पर उन्होंने काम किया, किस पादप पर, उद्यान मटर, गार्डन पी, पाइजम सैटाइवम पर कौन से साल में, निष्कर्ष कौन सी पत्रिका में, किस टाइटल के नाम से, उनकी मृत्यु कब हुई और किस रोग के कारण, और किडनी का रोग भी क्या नाम था, ब्राइट डिजीज़। आइए दोस्तों, मेंडल के बारे में और बातें करते हैं। मेंडल की मौत 1884 में हो गई थी। उसके बाद क्या हुआ? 1884 में किडनी फेल्योर, ब्राइट डिजीज़ के कारण मेंडल की मौत हो गई। उसके 16 साल बाद 1990 में जर्मनी के वैज्ञानिक कार्ल कोरेंस, हॉलैंड के ह्यूगो डी व्रीज और ऑस्ट्रिया के वॉन सेरमार्क, 3 वैज्ञानिकों ने मेंडलवाद की पुनः खोज की। 12th क्लास में, 10th क्लास में, दोनों में ये क्वेश्चन बोर्ड के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। किन 3 वैज्ञानिकों ने मेंडलिज्म या मेंडलवाद की दोबारा खोज की? कार्ल कोरेंस, ह्यूगो डी व्रीज और वॉन सेरमार्क। कहाँ के रहने वाले थे? कार्ल कोरेंस ने मक्का के पादप पर प्रयोग किए,
ह्यूगो डिवरीज ने प्रिमरोज पर और वॉन सेरमार्क ने बहुत सारे एंजियोस्पर्म पादप या पुष्पी पादपों पर अपने प्रयोग किए। 1990 में 1990 में ऐसा हुआ और 1901 में मेंडल के जो निष्कर्ष थे उस टाइम 1866 में मेंडल के जो निष्कर्ष निकले थे मटर के पादप पर, वही निष्कर्ष इन तीनों वैज्ञानिकों के निकले। तो इन तीनों ने मेंडल के निष्कर्षों को फ्लोरा नामक पत्रिका में प्रकाशित किया। मेंडल के जो सिद्धांत थे उनको क्या नाम दिया गया? आनुवंशिकता के नियम। आनुवंशिकता के नियम में क्या है? मेंडल के जो प्रयोग और लक्षणों की वंशागति की क्रियाविधि की जो व्याख्या की गई, उन्हीं को आनुवंशिकता के नियमों के रूप में कहा जाने लगा। आनुवंशिकता के नियम किनको कहा जाने लगा? मेंडल ने अपने प्रयोग किए, लक्षणों की वंशागति की क्रियाविधि की जो व्याख्या की, उसके जो नियम थे उनको आनुवंशिकता के नियम, और इसी बात को क्या कहा जाने लगा? मेंडलवाद कहा जाने लगा, मेंडलिज्म। ठीक है दोस्तों, आप इधर से देखें चाहे उधर से देखें, मेंडलवाद, मेंडलिज्म क्या है? मेंडल के प्रयोग और लक्षणों की वंशागति की क्रियाविधि की जो व्याख्या है वो कुछ नियमों द्वारा की गई, उन सभी नियमों को क्या कहा जाएगा? मेंडलवाद। और मेंडलवाद में कौन से नियम आते हैं? आनुवंशिकता के नियम, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र अपव्ययन का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लास्ट इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट या स्वतंत्र अपव्ययन का नियम। ये मेंडल के सिद्धांत कौन से पत्रिका में उन्होंने प्रकाशित किए? फ्लोरा में। 1901 में, 1901 में कौन से तीन वैज्ञानिक? बोर्ड के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये तीनों वैज्ञानिकों का नाम, कोलकोरेंस, ह्यूगो डिवरीज और वॉन सेरमार्क ने मेंडलवाद को दोबारा जीवित किया। दोस्तों, मेंडल 1866 में उसने एक्सपेरिमेंट किए और 1900 में जाके बात लोगों के समझ में आई। सही जगह पर प्रकाशन होना ज़रूरी है। मेंडल ने अपने जो जितने भी निष्कर्ष थे उनको सही पत्रिका में पब्लिश नहीं किया। इससे आपसे भी अनुरोध है, ज़्यादा से ज़्यादा सही लोगों तक वीडियोज़ पहुँचाएँ, उनका फ़ायदा हो। बाद में पता लगा, 5 साल बाद उनको पता लगे कि इतनी महत्वपूर्ण बातें आपको YouTube पर प्रोवाइड की जा रही थी और लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया। नहीं तो फिर उसके बाद दोबारा खोज होगी और इतने महत्वपूर्ण तथ्य आपको फिर यहीं से ही प्राप्त होंगे। तो आज ही ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी लोगों को आप जानते हैं उनको आप बताएं। YouTube पर 12th क्लास की बायोलॉजी जेनेटिक्स शुरू कर दी गई है, जितने भी लोग जुड़ सकें सबको जोड़ें। धन्यवाद। दोस्तों, मेंडल की मौत 1884 में हुई। 1866 में मेंडल ने अपने प्रयोग कर लिए थे, लेकिन मेंडल असफल क्यों रहा? सही समय पर उसको प्रसिद्धि क्यों नहीं मिली? इसके पीछे क्या रीज़न था? तो जनरल जो सवाल बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जाता वो ये है कि मेंडल की असफलता के कारण लिखो। मेंडल की फेल्योर के क्या रीज़न थे? पहला कारण डार्विन था। उस ज़माने में जिस समय मेंडल ने अपने निष्कर्ष पत्रिका में पब्लिश किए थे, उसी समय डार्विन ने भी अपनी थ्योरी दी थी। तो दुनिया के सभी वैज्ञानिकों का ध्यान सबसे ज़्यादा डार्विन के ऊपर था। इस चक्कर में मेंडल की बात को किसी ने सीरियस लिया ही नहीं। तो पहला रीज़न डार्विन का सिद्धांत, डार्विन की पॉपुलैरिटी। दूसरा सेल्फ कॉन्फिडेंस। वैसे सेल्फ कॉन्फिडेंस सबको ज़रूरी होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस ही होना चाहिए जिसको आत्मविश्वास कहते हैं। जैसे मैं अच्छा पढ़ाता हूँ, ये मेरा आत्मविश्वास है, और मैं ही अच्छा पढ़ाता हूँ, ये घमंड है, फालतू की बात है। सेल्फ कॉन्फिडेंस होना ज़रूरी है। कई बार लोग छोटी छोटी बातों में आत्मविश्वास खो देते हैं कि यार
मेरे बाल ऐसे हैं, मेरी हाइट कम है। लेकिन अगर आप में आत्मविश्वास है तो आप जैसे हैं वैसे ही द बेस्ट है। इसलिए आत्मविश्वास होना ज़रूरी है। मेंडल में भी आत्मविश्वास की कमी थी। क्यों सेल्फ कॉन्फिडेंस गिरा मेंडल का? मेंडल ने मटर के पौधे पर प्रयोग किए, बहुत बढ़िया सफल रहा। फिर मेंडल ने चेक किया कि यार मटर पर तो कर ही रहे हैं, एक दो पादप और लेते हैं, क्या यही रिजल्ट उन पर भी आते हैं? तो मेंडल ने हिरेस्चियम और फाइसेल्यूलस दो ऐसे पादप थे जिन पर प्रयोग किए। ये क्वेश्चन अभी एक एग्ज़ाम में भी पूछा गया था, जनरल साइंस का पेपर था, उसमें ये क्वेश्चन आया था। मैं जनरली बच्चों को क्या है कि ठीक है मेंडल ने कौन से पादप पर प्रयोग किए, मटर पर, लेकिन क्वेश्चन ये था कि मेंडल ने मटर के पादप के अलावा किस पादप पर प्रयोग किए। तो हिरेस्चियम, फाइसेल्यूलस दो ऐसे पादप थे, इन पर जब वही नियम मेंडल ने दोहराए तो रिजल्ट मटर के पादप से मैच नहीं कर रहे थे। तो मेंडल को लगा कि यार ये तो गड़बड़ हो गई, क्या पता क्या हो रहा है। तो मेंडल भी थोड़ा इसको प्रचार प्रसार करने में शर्मा रहा था। दूसरा, मेंडल चर्च में पादरी था। अब ऐसे बाबा जी ठीक है यार क्या कह रहे हैं, तो लोगों का ध्यान वैसे भी कि यार ये बाबा जी अलग ही पता नहीं क्या नियम बता रहा है। तो डेजिग्नेशन की वजह से भी मेंडल को नुकसान हुआ। और लास्ट बात, मेंडल अपने प्रयोग बायोलॉजी, जीव विज्ञान से संबंधित और उससे आनुवंशिकता के संबंधित, जेनेटिक्स से संबंधित प्रयोग कर रहा था, लेकिन उसके जो निष्कर्ष थे वो गणित में आ रहे थे। तो लोगों को लगा प्रयोग बायोलॉजी पे कर रहा है, रिजल्ट गणित में आ रहा है, चर्च में पादरी है। तो लोगों ने मेंडल को सीरियस ही नहीं लिया। जैसे मेंडल फिनोटाइप लक्षण प्रारूप 3:1, जीनोटाइप 1:2:1, तो ये अनुपात देख के भी वैज्ञानिकों ने मेंडल को ज़्यादा सीरियस लिया। तो ये सीरियस नहीं लेने के कारण ही मेंडल इतने दिनों तक असफल रहा। लेकिन मेंडल ने बहुत अच्छे काम किए थे, मरने के बाद भी फिर मेंडल को प्रसिद्धि मिली। तो अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि मेंडल की असफलता के कारण लिखो, तो 4 कारण है सिंपल। डार्विन मटर के अलावा और पादपों पर किए तो रिजल्ट मैच नहीं करे, चर्च में पादरी था, लोगों ने सीरियस नहीं लिया। और मेंडल ने प्रयोग बायोलॉजी, जीव विज्ञान से संबंधित किए, लेकिन रिजल्ट गणित में आए या निकाले, इस वजह से भी मेंडल क्या रहा, असफल रहा। आइए दोस्तों, 1900 के बाद जब लोगों ने देखा, और लोगों ने मतलब 3 वैज्ञानिकों ने, कार्ल कोरेंज, ह्यूगो डी व्रीज और वॉन सेरमार्क ने, और मेंडलवाद की दोबारा खोज की, तो फिर मेंडल सफल क्यों रहा इसके पीछे भी बात करते हैं। तो असफलता के कारण तो अपन ने बता ही दिए, अब अपन बात करते हैं मेंडल की सफलता के कारण। दोस्तों अब अपन बात करते हैं मेंडल की सफलता के कारण। मेंडल को जेनेटिक्स का फादर यूं ही तो नहीं कहा जा सकता। तो क्या रीज़न है कि मेंडल सक्सेस हुआ, 1900 में उसके प्रयोगों को दोबारा फिर से बल मिला? इसके पीछे रीज़न ये है कि मेंडल ने जब प्रयोग किए तो एक बार में या तो एक जोड़ी लक्षणों को लिया या 2 जोड़ी लक्षणों को लिया। इससे पहले जिन भी वैज्ञानिकों ने प्रयोग किए वो एक बार में ही ज़्यादा लक्षणों को लेकर प्रयोग किए, इसलिए वो असफल रहे। तो मेंडल की सफलता का पहला कारण है कि एक समय में 1 जोड़ी या 2 जोड़ी लक्षणों की वंशागति पर ही प्रयोग किए। दूसरा, मेंडल की सक्सेस सफलता का जो महत्वपूर्ण कारण जो है वो है पादप का चयन। मेंडल ने सबसे शानदार बात ये कर दी थी कि उसने अपने प्रयोगों के लिए मटर के पादप का चयन किया। मटर के पादप का ही चयन क्यों किया और इससे क्या फ़ायदे हुए वो भी अपन अभी बात करेंगे। तीसरी और ज़रूरी बात, इसको आप अभी याद रखें, पूरा मैं एलाबोरेट इसको अभी नेक्स्ट जो अपन बात करेंगे उसमें करेंगे। मेंडल भाग्यशाली रहा कि जब उसने 2 लक्षणों का एक साथ अध्ययन किया तो जिन 2 लक्षणों का चयन उसने किया वो सहलग्न लक्षण नहीं थे, उनमें लिंकेज नहीं पाई जाती थी। एक लाइन में यहाँ बोलना चाहता हूँ, मेंडल ने स्वतंत्र अपव्ययन का नियम दिया। 2 लक्षणों के युग्म विकल्पी आपस में स्वतंत्र होते हैं। ये बात भले ही आपको अभी समझ में नहीं आ रही हो, लेकिन अभी ध्यान से सुने। तो स्वतंत्र अपव्ययन के नियम का जब मेंडल ने 9:3:3:1 रेशियो बताया
बाद में कुछ जगह पर ऐसा भी था कि ये रेशियो डेविएट हो जाता था, विचलित हो जाता था। उसका रीज़न क्या था? सहलगनता, लिंकेज। कई बार क्या होता है कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं होकर दो लक्षणों के जो जीन है वो एक साथ अगली पीढ़ी में चले जाते हैं। सहलगनता क्या है दोस्तों, मैं ये भी बताऊंगा। स्वतंत्र अपीवन का नियम क्या है ये भी बताऊंगा। अभी आप बस ये लाइन ध्यान में रखें कि मेंडल लकी रहा कि उसने जो दो लक्षण लिए वो सहलग्न नहीं निकले। इतना तो याद रख ही सकते हैं। अभी मेंडल लकी रहा कि उसने दो लक्षणों का जब एक साथ अध्ययन किया तो वो दोनों सहलग्न नहीं निकले। अगर निकल जाते तो उसी टाइम उसका जो रिजल्ट है वो अलग आता। और फिर वही बात, जब मेंडल पर भी प्रयोग, मेंडल के मटर पर भी प्रयोग ढंग से नहीं हो पाते तो फिर तो क्या अपने पेपर में पब्लिश करवाता वो। तो अपने निष्कर्षों का उसने स्टैटिकल या सांख्यिकी विश्लेषण करता था। ये भी अच्छी बात थी मेंडल की। पूरा देखता था कितने पादप लंबे हैं, कितने बोने हैं, कौन समयुग्मकी है, कितने विषम युग्मकी है। मेंडल ने पर परागण, उसी पुष्प का परागकण पॉलन ग्रेन उसी पर नहीं आ जाए, इसलिए ये क्या करता था, इमैस्कुलेशन, पुंकेसर को काट के हटा देता था। जब उस फूल का स्टेमन या पुंकेसर काट के हटा देगा तो फिर उसके बाद बचा ही क्या, नेक्स्ट अगला जो पुष्प होगा उसी से ही परागण होगा। दूसरा थैली बांधना, तो मेंडल ने ये दो टेक्निक भी इस्तेमाल की थी, विपुंसन और थैली बांधना। इनके बारे में भी अपन बात करेंगे। अभी आप इतना याद रखें, मेंडल की सक्सेस, सफलता के कारण एक समय में एक जोड़ी या दो जोड़ी लक्षणों का अध्ययन किया। मेंडल का जो सबसे शानदार बात हुई उसके साथ, वो उसने मटर के पादप का चयन कर लिया। मेंडल भाग्यशाली रहा, जब उसने दो लक्षणों का एक साथ अध्ययन किया तो दोनों सहलग्न नहीं थे और अपने निष्कर्षों का सांख्यिकी विश्लेषण, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करता था और विपुंसन, इमैस्कुलेशन और बैगिंग या थैली बांधने की प्रक्रिया का भी उसने इस्तेमाल किया था अपने प्रयोगों में। ये रीज़न थे किसके, मेंडल की सफलता के। अब अपन बात करते हैं मेंडल ने मटर के पादप का ही चयन क्यों किया, बोर्ड एग्ज़ाम का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो दोस्तों अब अपन बात करते हैं मेंडल ने मटर के पादप का ही चुनाव क्यों किया। बोर्ड एग्ज़ाम में 10th में भी और 12th में भी ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। मेंडल ने मटर के पादप का ही चयन क्यों किया, क्योंकि इसका लाइफ स्पैन, जीवन काल छोटा होता है, तो अध्ययन करने में और नेक्स्ट जनरेशन को भी समझने में मदद मिलती है। मान लो नीम, बरगद, इस प्रकार के पादपों का अध्ययन करता तो उनका जीवन काल खत्म होता, तब तक मेंडल का जीवन काल खत्म हो चुका होता। तो सबसे बढ़िया और अच्छा रीज़न ये है कि जीवन काल छोटा होता है, पादपों को कम स्थान पर ही उगाया जा सकता है, ज़्यादा स्थान घेरने की ज़रूरत नहीं है, देखभाल की भी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं होती। तीसरा जो मेन जो लक्षण है वो ये है कि मटर के पादप के अंदर कंट्रास्टिंग ट्रेट या विपर्यासी लक्षण साफ साफ दिखाई देते हैं। जैसे पादप लंबा है तो लंबा, बोना है तो बोना, बीज गोल है तो गोल, झुर्रीदार है तो झुर्रीदार, ऐसे क्लियर दिखाई देते हैं। तो विपर्यासी लक्षण साफ साफ दिखाई देते हैं, जिससे भी मेंडल को अध्ययन करने में आसानी हुई। चौथा और आखिरी जो मटर के पादप को चयन करने का कारण है वो है, मटर के पादप में नेचुरली, प्राकृतिक रूप से भी सेल्फ पॉलिनेशन पाया जाता है, स्वपरागण पाया जाता है। और लेकिन अगर ज़रूरत हो तो आप पर परागण भी करवा सकते हो। जैसे इमैस्कुलेशन, पुंकेसर को काट के हटा दो। तो मान लो किसी पुष्प का पुंकेसर ही काट के हटा दिया तो उसकी वर्तिकाग्र पर फिर किसी दूसरे पुष्प से ही परागण आ पाएगा। तो पर परागण के लिए विपुंसन, पुंकेसरों को या पराग कोष को काट के हटा देना ही क्या कहलाएगा, इमैस्कुलेशन। स्वपरागण करवाना है तो पुष्प को क्या करो, बांध दो, तो बाहर से कोई पॉलन ग्रेन आएगा नहीं, उसी के अंदर से पॉलन ग्रेन सेल्फ पॉलिनेशन करेगा। और इसके लिए जिम्मेदार कौन है, बैगिंग। तो मटर के पादप के ही चुनाव के लिए 4 कारण। सबसे अच्छी बात थी, जीवन काल छोटा होता है, कम स्थान पर उगाया जा सकता है, ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत नहीं है, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स या विपर्यासी लक्षण साफ साफ दिखाई देते हैं, और
मटर के पादप में प्राकृतिक रूप से तो स्वपरागण सेल्फ पोलिनेशन होता ही होता है, लेकिन अगर ज़रूरत हो अध्ययन के लिए तो क्रॉस पोलिनेशन भी करवाया जा सकता है। पुंकेसर को या पूरे पुष्प को, फ्लावर को थैली से बांधना बैगिंग है और पुंकेसर या परागकोश को काट के हटाना एमैस्कुलेशन है। ये इसी कारण से मेंडल ने मटर के पादप का ही चुनाव किया था।